जय हिंद साथियों। साथियों, 8वें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए जब ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी से ये पूछा कि जब एक युवा यूथ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटता, तो गवर्नमेंट को उस जवान की सेवा के बावज दिए जाने वाले एमोल्यूमेंट को बोझ नहीं समझना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं या कुछ एक देश में लोगों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है पॉलिटिकल लीडरशिप, गवर्नमेंट है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट है वो बाबू जो बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि एक तबका जो डिसीजन लेने वाला है वो आर्मी को एक सर्विस के तौर पे देखता है। वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, जैसे आपकी है वैसे ही हमारी है, वैसे इनकी है, उनकी है, सबकी है। तो जब वो उसका दृष्टिकोण वो ये चश्मा लगाकर देखता है तो उसकी सोच में अरिथमेटिक्स आ जाती है। कई बार बहुत चीजों को वो उस जोर से और उस तरीके से नहीं पुश कर पाते जिस तरह से कि सिविलियन लोग कर पाते हैं या सिविलियन जो ऑफिशियल्स है वो कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक दृष्टिकोण पैदा करना होगा कि आर्म्ड फोर्सेस की जो लाइफ कंडीशंस हैं, जिस तरह से वो सर्विस कर रहा है, जिस तरह के खतरे मोल ले रहा है, इन सब चीजों को फैक्टर करना पड़ेगा। और आज तो एआई का जमाना है, सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए आप। और अगर आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन जितनी सर्विसेज हम देते हैं, हम कश्मीर में होते हैं तो हमारी फैमिली रात भर सोती नहीं है, ठीक है। मैं एक समय था जब मेरे बच्चे ने बोला 11th क्लास में, और मेरी डॉटर थी 11th क्लास में, तो मैं छुट्टी में आया हुआ था, तो बैठे थे हम, सुबह सुबह चाय पी रहे थे, तो उसने ऐसे न्यूज़पेपर के पीछे से उसने बोला कि डैड, व्हेन आई लुक इनटू माय चाइल्डहुड आई डोंट फाइंड यू एनीवेयर। ये मेरे लिए बोल्ट था, मेरे लिए शॉक था, ठीक है। अब इस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? इस लॉस की बराबरी आप करना चाहेंगे जो सारी जिंदगी बच्चों के साथ रहे हैं, सारी जिंदगी उनको लुक आफ्टर किया है, और जो संसाधन है आपके गवर्नमेंट के और बाकी संसाधन है वो आपसे ज्यादा आपकी फैमिली ने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। यहां पर तो आप दिल्ली जैसे शहर में जो आप सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन भी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड जो लगा हुआ है वो उसका पैसा भी वो लोग दे रहे हैं। मतलब सारी दुनिया की सिक्योरिटी करवा रहे हो आप उनसे, लेकिन अपनी खुद की फैमिली की सिक्योरिटी के लिए या अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए वो पेमेंट कर रहा है। तो अब ये दृष्टिकोण की बात है। देखिए, ये दृष्टिकोण हमें पैदा करना पड़ेगा कि किस चश्मे से लोग फौज को देखें, और ये जब तक हम नहीं करेंगे, और उसको करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही है और हमारी संस्था की भी। सर, हमारे जो ओहदेदार हैं शायद वो अपने मुद्दे पुरजोर तरीके से रख नहीं पाते हैं। शायद आपको याद होगा 31 दिसंबर 1972 तक हमारे जो सेना के तीनों प्रमुख हैं उनकी पेंशन और जो सिविलियन हाई पोस्ट है उनकी पेंशन में 2.4% का अंतर था। हमारे प्रमुखों को 1000 रुपये महीने पेंशन मिलती थी, जबकि सिविलियंस हाईएस्ट पोस्ट वाले एम्प्लॉयज को 416 रुपये 50 पैसे पर मंथ पेंशन के रूप में मिलता था। और थर्ड वेतन आयोग के अंदर हमारे जवानों की जो लास्ट एम्यूलमेंट का 70% पेंशन मिलती थी उसे घटाकर 50% कर दिया गया। और छठा वेतन आयोग आने तक तीनों सेना प्रमुखों और कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पेंशन है वो 45,000 रुपये एक समान हो गई। कितनी सीरियस डिस्क्रिपेंसी था, कितना बड़ा ये सेना के साथ घोर अन्याय था। हमारे ओहदेदारों ने क्या किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये सब जो है पहले एक दूसरे तरीके से डील होता था। पहले जो आर्मी की रेपुटेशन थी वो खुद ही इस तरह की थी, जो लोगों का पर्सपेक्टिव था आर्मी के बारे में वो खुद ही इतना था कि हमें खुद डील करना नहीं होता था। हमें जाकर क्या मांगना है पे कमीशन में, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। मैं भी जब कमीशन हुआ तो मेरी सैलरी 2200 थी बेसिक पे जी, 2250 थी बेसिक पे, और 2200 होती थी आईएएस ऑफिसर्स की।
ठीक है, तो बेसिक हमारा 50 रुपए उनसे ज्यादा किया हुआ था, ये नॉमिनल किया हुआ था जस्ट टू इंडिकेट कि वी आर मोर इंपॉर्टेंट देन देम। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो जो स्थितियां चेंज होती चली गई, वहां पे हमने प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं किया। हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करके और उनको लेके आना चाहिए। हमारी बात हम खुद क्यों करें, क्योंकि हम खुद कर नहीं सकते। उनके माध्यम से एडवोकेसी करानी चाहिए। एडवोकेसी के अलावा भी प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। वो जब प्रेजेंट करेगा तो आपकी पूरी स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रेजेंट करेगा, वो आपका पूरा डेटा के साथ में वो करेगा, तथ्यों के आधार पर करेगा वो। तो जब आप तथ्यों के आधार पर करेंगे, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे जिसको आप पे कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, तो डेफिनेटली अलग होगा रिजल्ट जी। तो अब क्या है, ना तो हम मांगने में अच्छे हैं, ना हम अपना प्रेजेंटेशन अपनी तारीफ के तौर पर कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग है, हमारी जो प्रिंसिपल्स जिसके आधार पर हम बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, वो सब अलग है, भिन्न। हमारे संस्कार ही अलग है। बिल्कुल सर। एक और सवाल, हमारे जो जवान हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस 100% सफलता के साथ अपने बखूबी कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कहीं भी खड़ा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिक्योरिटी में खड़े हो जाते हैं। तो हमें अपना सेल्फ एस्टीम बदलना पड़ेगा। तो साथियों, अभी आपने सुना ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी को। उनका ये कहना है कि 8वें वेतन आयोग में सही तरीके से अपने मुद्दों को रखने के लिए सेना को एक्सपर्ट्स को आउटसोर्स करने की जरूरत है, और सिविल में सही सम्मान पाने के लिए रिटायरमेंट के बाद अपने सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान को बदलने की आवश्यकता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सैनिक वेलफेयर न्यूज परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार सर। हम आपके सदैव बहुत आभारी रहेंगे। अंत में सर, जय हिंद, जय भारत।